हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग हेज फंड के बारे में देखेंगे। हेज फंड बेसिकली इज सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा, राइट। म्यूचुअल फंड में आप और मेरे जैसे लोग 1000, 10,000, 50,000 जो इन्वेस्ट करते हैं, राइट। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, लाइक 1 लाख 2 लाख पीपल आर इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, जहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है और वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। तो सिमिलरली हेज फंड भी वैसा ही है, बट द इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट। सो हेज फंड में भी एक फंड मैनेजर होगा एंड देयर विल बी इन्वेस्टर्स, बट यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो रिटेल इन्वेस्टर की जगह में भी बिग इन्वेस्टर्स और मे बी रिच इन्वेस्टर्स, लेट्स से सबके पास 10 करोड़ है और ऐसे 10 लोग हैं। तो सपोज 10 लोगों ने मिलके एक फंड मैनेजर को हायर किया और उसको बोला कि आपको ये मनी इन्वेस्ट करना है। सो वैसे ही ये हेज फंड रहेगा। यहाँ पे सपोज 10 इन्वेस्टर्स है या मतलब 5 इन्वेस्टर्स है, वो लोग मिलके एक हेज फंड बनाएंगे एंड दे विल गिव ए मैंडेट टू फंड मैनेजर हु विल डू द इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ इट। सो यहाँ पे इनका विलिंगनेस टू टेक रिस्क, एबिलिटी टू टेक रिस्क जो भी है उनका ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर रिच इन्वेस्टर्स। ओके, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज डिफरेंट फ्रॉम द म्यूचुअल फंड। अब इस केस में कैसा होगा कि सपोज जैसे 100 करोड़ का ये एक हेज फंड है, 100 करोड़ का। अब 100 करोड़ में क्या होगा कि 90 करोड़ इन्वेस्टर्स देंगे और वो बोलेंगे कि 10 करोड़ फंड मैनेजर देगा। सो इससे क्या होता है कि फंड मैनेजर का भी एक इस जो हेज फंड है उसमें एक पार्टनरशिप होगा बेसिकली, और वो जो भी डिसीजन लेगा वो इन्वेस्टर के फायदे में हो, इसके लिए वो इन्वेस्ट कर रहा है, बराबर। सो 10 करोड़ बेसिकली फंड मैनेजर इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब 10% फंड मैनेजर का स्टेक हो गया और 90% इन्वेस्टर का स्टेक हो गया। तो सिमिलरली जो फीस है वो फीस भी इसमें परफॉर्मेंस पे बेसिस ही रहेगी। जैसे म्यूचुअल फंड में एक फिक्स फी होता है, राइट, वेदर इट इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट। पर इस केस में क्या हो रहा है कि 2% एक मैनेजमेंट का फी है, ताकि उसका एक बेसिक खर्चा चल सके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, भाई उसने जो हायर करके रखे लोगों को बेसिक अकाउंटिंग और ये सब देखने के लिए, तो उनका एक खर्चा हो गया। और एक 20% है जो परफॉर्मेंस फी होता है, यानी आप एक मतलब जितना बेटर परफॉर्म करोगे उतना आपको ज्यादा फीस मिलेगा बेसिकली, इन सिंपल वर्ड्स। तो अभी जैसे देखिए कि अभी जैसे कि ये जो इन्वेस्टर्स है वो क्या बोलेंगे कि सपोज ये जो फंड मैनेजर है वो 15% रिटर्न जनरेट कर रहा है और 10% जो है एक बेंचमार्क जनरेट कर रहा है। जैसे बेंचमार्क इज निफ्टी 50। अब बेंचमार्क कोई भी हो सकता है, बराबर, बट अपने केस में एक सिंपल रखेंगे जो इसका डेटा इजीली अवेलेबल है। अब निफ्टी 50 ने सपोज 10% रिटर्न जनरेट किया, तो ये इन्वेस्टर क्या बोलेंगे कि भाई 10% तो मुझे निफ्टी दे रहा है, तो मैं तेरे पास क्यों हूं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इतना फीस देने के लिए। तो जो भी आप ज्यादा रिटर्न जनरेट करोगे 10% से, उसमें मैं आपको परफॉर्मेंस फी दूंगा। तो सपोज उसने 15% जनरेट किया तो 5% एक्स्ट्रा जनरेट कर रहा है वो रिटर्न। ये 5% का 20% यानी 1% उसको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, करेक्ट। तो सिमिलर वे उसको बेसिकली बेंचमार्क के ऊपर जब रिटर्न जनरेट करेगा तभी उसको फीस मिलेगा। सो इस तरीके का स्ट्रक्चर ब्रॉडली हेज फंड्स में होता है। ओके, सो एंड देन देयर वुड बी इन्वेस्टमेंट मैंडेट आल्सो, बिकॉज़ हेज फंड में कैसा है कि सिंस उसका मेन मैंडेट है रिटर्न जनरेट करना, तो वो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर सकता है। सो मतलब उसका एक लिमिटेशन डिसाइड होगा कि ज्योग्राफी कैसा होना चाहिए, कौन से टाइप के एसेट क्लास हो सकते हैं। तो ये सब एक इन्वेस्टमेंट मैंडेट बेसिकली डिसाइड होगा, जहां पे कि बेंचमार्क कौन सा होगा। जैसे बेंचमार्क मतलब जैसे हमने निफ्टी 50 बोला, तो वो भी डिसाइड होगा कि किससे मैं कंपैरिजन करूंगा अपने हेज फंड का, और रिस्क लिमिट्स क्या होंगे मेरा, यानी कितना मैं लेवरेज कर सकता हूँ, कितना बोरो करके कर सकता हूँ, कितना कौन से ज्योग्राफी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड में कैसा है, देयर आर रेगुलेटेड, सो देयर आर गाइडलाइंस फॉर इट, बट इस केस में कैसा कोई गाइडलाइंस नहीं होते। तो जो भी गाइडलाइंस है वो एक इन्वेस्टमेंट मैंडेट डॉक्यूमेंट में ही रहेगा कि रिस्क लिमिट्स कैसे होने चाहिए, क्या होने चाहिए, और स्ट्रेटेजी यानी कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कैसे स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। तो वो सब चीजें एक डॉक्यूमेंट में पहले से ही मेंशन होगी। ओके, ताकि बाद में जाके इन्वेस्टर या फंड मैनेजर दोनों में कोई इस तरह का डिस्प्यूट ना हो। Okay. Now look at the features of it. So एक तो ये privately held है because limited number of people are participating in this. इसलिए less regulated because ये एक तरीके से कोई जरूरी नहीं है कि कोई रेगुलेटर होगा उसके अंदर रजिस्टर करना है। आप अपना खुद का 10 लोग मिलकर एक बना सकते हैं बेसिकली कि इन्वेस्ट करना है। Then high fees of course as I said कि will be high but it will be depend on the performance of the hedge fund. कि यहाँ पे ज्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है तो ज्यादा फीस मिलेगा, नहीं कम कर रहा है तो कम मिलेगा, एज सिंपल एज दैट। बट इट कैन यूज डेरिवेटिव्स एंड लिवरेज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि आपका एक लिमिटेशंस होता है। म्यूचुअल फंड ज्यादा लिवरेज नहीं कर सकते, देयर आर गाइडलाइंस फॉर इट, ओके, बेस्ड ऑन जुरिसडिक्शन। अभी इस केस में कैसा है, जैसे ये लिवरेज है, अभी ये सपोज 100 करोड़ का फंड है, इसमें क्या इसने 100 करोड़ बोरो किया, मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो टोटल फंड हो गया 200 करोड़ का। अब ये 200 करोड़ का फंड मैनेजर ने कहीं पे इन्वेस्ट किया और रिटर्न की जनरेट किया लेट्स से 10%। सो 10% ऑफ 200 करोड़ मतलब कितना हो गया, 20 करोड़। 20 करोड़ उसने प्रॉफिट जनरेट किया एक साल में। अब 20 करोड़, बट अपना ओरिजिनल जो कैपिटल वो कितना था, 100 करोड़ ही था, क्योंकि 100 करोड़ तो बोरो किया, ठीक है। सो लेट सपोज उसने
20 करोड़ जो है बोरो किया और 20 करोड़ जो रिटर्न है वो 100 करोड़ पे जनरेट किया, सो दैट मीन्स इट इज 20% रिटर्न। सो इससे क्या हो रहा है कि जो रिटर्न है वो डबल हो गया लीवरेज से। बेसिकली लीवरेज से रिटर्न इंक्रीज कर सकते हैं विद द सेम कैपिटल। सो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज फंड मैनेजर यहाँ पे यूज कर सकता है टू इंक्रीज द रिटर्न। सिमिलरली डेरिवेटिव्स आल्सो। फ्लेक्सिबल मैंडेट, अब ये जो मैंडेट है वो फ्लेक्सिबल होती है, तो इसमें वो क्या करेगा कि करेंसी में भी इन्वेस्ट कर सकता है, कमोडिटी में भी कर सकता है, लाइक गोल्ड में कर सकता है, सिल्वर में कर सकता है, बिटकॉइन में कर सकता है। तो ऐसे कोई भी कमोडिटी है या कोई भी एसेट क्लास है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, तो जहां पे उसको लग रहा है कि प्रॉफिट बन सकता है वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकता है। ऑफकोर्स देयर शुड बी इन द इन्वेस्टमेंट मैंडेट। लेस पब्लिक डेटा, बिकॉज देखिए अभी कैसा है कि कोई म्यूचुअल फंड वगैरह होता है, उनका रेगुलेशंस होता है, दे हैव टू रिपोर्ट द डेटा इन द पब्लिक, बट हेज फंड के लिए ऐसा कोई मैंडेट नहीं होता, तो वो डेटा एक आपको पब्लिक में शायद ना भी मिले। ओके, नाउ कम्स टू द स्ट्रेटेजीज। अब वो कौन कौन से टाइप के जनरल स्ट्रेटेजी होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रेटेजीज हो सकते हैं, बट ब्रॉडली जैसे एक होता है इक्विटी बेस्ड। इक्विटी बेस्ड में कैसा होगा कि कोई कंपनी का जो शेयर उन्होंने बाई कर लिया या किसी का ओवर वैल्यू लग रहा है तो उसको सेल कर दिया, सो ये हुआ आपका इक्विटी बेस्ड स्ट्रेटेजी। देन होगा इवेंट ड्राइवन। इवेंट ड्राइवन में कैसा होगी कि मर्जर एंड एक्विजिशन, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इन सिंपल वर्ड्स, एक कंपनी ए है जो बी को एक्वायर कर रही है। अब यदि बी कंपनी का शेयर यदि अंडर वैल्यूड है, 100 रुपए पे है, और ए कंपनी जो है वो लेट से 120 रुपए पे एक्वायर कर रही है, तो ये हेज फंड क्या कर सकता है कि 100 रुपए पे एक्वायर करके और 120 रुपए पे ए कंपनी को बेच दे। So this kind of strategies they can make the profit. Then comes the arbitrage. Arbitrage is very simple कि कोई एक मार्केट में जैसे सब्जी 100 रुपए की मिल रही है, वही सब्जी दूसरे मार्केट में 110 रुपए की मिल रही है, तो 100 रुपए से खरीदो, 2 रुपए में ट्रांसपोर्ट करो और 110 रुपए में बेच दो। सो ये हो गया एक तरीके से आर्बिट्राज। एंड देन हो गया मैक्रो बेस। मैक्रो बेस मतलब कैसा हो गया कि इकोनॉमी लेवल पे, अभी जैसे यूएस डॉलर उनको ओवर वैल्यू लग रहा है, या इंडिया की करेंसी ओवर वैल्यू लग रही है, या यूएस ने इंडिया पे टैरिफ इंपोज की है। सो दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी इज कॉल्ड द मैक्रो स्ट्रेटेजी, जहां पे उनको लगता है कि दे कैन मेक सम प्रॉफिट। सो दिस इज इन शॉर्ट इज द हेज फंड। Okay, so these documents will define what are the strategies, and based on that fund manager will play to generate the return for the investors. Okay, इसके अलावा आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।